अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुमान पटाविया और हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज एडजस्टमेंट्स के हवाले से। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करने वाले हैं टोटल 4 एडजस्टमेंट्स, एक अनएंड, सेकंड अप्रूवल्स, तीसरी बैड डेट और चौथी डेप्रिसिएशन। इसी वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने एडजस्टमेंट्स होती क्या है और प्रीपेड आइटम्स के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। तो अगर किसी को वो देखना हो तो वहाँ से देख सकता है। और ये भी डिस्कस किया था कि आपके कोर्स में कौन-कौन सी एडजस्टमेंट टेस्ट की जा सकती हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अनएंड के हवाले से कि अनएर्न्ड होता क्या है और इसकी एडजस्टमेंट्स कैसे टेस्ट हो सकती हैं। सर, व्हाट इज अनअर्न्ड? तो अगर आप इसकी वर्डिंग्स को देखें तो इट इज अनअर्न्ड, यानी वो हिस्सा जो अब तक अर्न नहीं किया, विच इज नॉट येट अर्नड, विच इज नॉट येट अर्नड। यानी कोई ऐसा पैसा, कोई ऐसी कमाई जो अब तक मैंने कमाई ना हो। सर क्या मतलब? आप इसको ऐसे देखें कि लेट से आप किसी ट्यूटर से सर्विस लेते हैं, किसी ट्यूशन प्रोवाइडर से ट्यूशन लेते हैं, ठीक हो गया। और उन्होंने आपसे कहा कि फ़ीस हम लेंगे महीने की पहली तारीख को, और आपने कहा सर आपकी फ़ीस कितनी है? तो ट्यूटर ने कहा 3000 रुपीज़। अब ट्यूटर को आपने जब पेमेंट की तो ट्यूटर ने अपने पास एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट 3000। अब यहाँ पर है तो वो उसकी इनकम, यानी अगर वो उसको फी इनकम लिखेगा तो है तो उसकी इनकम, मगर गलत हो जाएगा क्योंकि उसने पूरा महीना आपको सर्विस देनी है। यानी ये वो वाली फीस है जो उसने अब तक अर्न नहीं की, बस उसको मिल गई है। सर इसका मतलब अमाउंट रिसीव इन एडवांस, कोई ऐसा अमाउंट जो आपको एडवांस में रिसीव हो जाए और उसके अगेंस्ट आपने सर्विस देना बाकी हो, अमाउंट रिसीव इन एडवांस एंड अगेंस्ट विच सर्विसेज येट टू प्रोवाइड, इसको मैं अनअर्न कहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको अर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये वाली एडजस्टमेंट एग्जाम में टेस्ट कैसे की जा सकती है। सर अर्न वो होता है, आई एम रिपीटिंग, वो एरिया, वो हिस्सा जो आपको पैसा एडवांस में रिसीव हो जाए, यानी जेब में पैसे आ जाएं और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सर्विस देना बाकी हो। अच्छा जी, नॉर्मली एग्जाम सिचुएशन में ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अनअर्न का बैलेंस लिखा हुआ होगा, और सर इसका हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा अगर कुछ लिखा हुआ हो और ना भी लिखा हुआ हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब डे वन पे एंट्री बनती है तो अनअर्न की ऐसे ही बनती है। लेट्स से एग्जामिनर ने आपको अनअर्न का एक बैलेंस दिया है और वो है 50,000 रुपीज़, ठीक है, और वो है अनअर्न फीस। यानी जब ये एंट्री पड़ी होगी कभी ज़िंदगी में तो एंट्री बनी होगी कैश डेबिट 50,000 या बैंक डेबिट 50,000 और अनअर्न डेबिट 50,000 रुपीज़। एक सवाल है छोटा सा, क्या ये एंट्री कभी बन सकती है रिसीवेबल डेबिट? ये किसी ने आपसे कहा कि मैं एडवांस में पैसे दे दूंगा, तो आपने रिसीवेबल बुक कर दिया कि उसने कहा था मैं दे दूंगा, और क्योंकि दे देगा तो रिसीवेबल है और अब तक आपने सर्विस दी नहीं है तो अनएंड होगी। तो सर ये एंट्री बिल्कुल गलत है। अनएंड की एंट्री बनेगी तब जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा जी, तो एग्जामिनर ने अगर आपको डेटा दे दिया और एग्जामिनर ने आपसे कहा फी इज अर्नड, फी कमा ली गई है, ये एडजस्टमेंट का डेटा है, एडजस्टमेंट डेटा, सिर्फ उसने इतना लिख दिया फी इज अर्न, कि फीस कमा ली गई है, तो सिंपल एक एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, और वो एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, आपका अनएंड फी डेबिट हो जाएगा 50,000 से और फी इनकम क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से। यानी दूसरे अल्फाजों में वो पैसे ट्यूटर प्रोवाइडर ने जो आपसे लिए थे वो उसने अर्न कर लिए, यानी सर्विसेज दे दी और महीना गुजर गया। अच्छा, ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट से एग्जामिनर ने आपसे कहा अमाउंट रिसीव इन एडवांस बाय सॉफ्टवेयर हाउस रुपीज 100,000, और नीचे उसने आपको डेट भी लिख दी कि ये पैसे आपको मिले थे लेट से अप्रैल में, 1 अप्रैल 2019 को, और नीचे वो आपसे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रहा है, कुछ केसेस दे रहा है, और आप यूँ समझिएगा कि तमाम केसेस इंडिविजुअल हैं, सेपरेट केसेस हैं। केस नंबर 1 में वो लिखता है कि इनकम इज अर्नड बाय रुपीज 75,000। केस नंबर 2 में वो लिखता है अर्नड इनकम रुपीज 20,000। केस नंबर 3 में लेट से वो लिखता है अर्नड to the extent of rupees 15,000। या केस नंबर 4 में लेट से वो लिखता है इनकम अर्नड रुपीज 25,000। चलिए जी, अब हम इसको वन बाय वन इसकी एंट्रीज पास करते हैं।
तो हमें इंशाल्लाह इस पर ग्रिप भी आ जाएगी। लेट्स से केस नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसकी एंट्री हम सबको पता है क्या बनी होगी। कैश डेबिट 100,000 से यानी 1 लाख रुपए से, और सॉफ्टवेयर हाउस ने इनकम अमाउंट रिसीव किया एडवांस में, तो अर्नड इनकम होगी, अर्नड सॉफ्टवेयर की फीस होगी, अर्नड इनकम कह लें आप, अर्नड सर्विस फी कह लें, 1 लाख रुपए। और सर ये एंट्री बनी होगी अप्रैल 1 2019 को। अब लेट्स से ईयर एंड अज्यूम करें दिसंबर 31 को हो रहा है और मुझे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अब इसको हम देखें गौर से। एग्जाम में बच्चों से यही गलती होती है कि इसकी वर्डिंग्स को सही से नहीं पढ़ते। वो कह रहा है इनकम इज अर्न बाय, यानी जो पैसे तुमने कमा लिए हैं वो 75,000 रुपए है। तो सर अभी हमने देखा जो पैसे कमा लिए यानी 75,000 रुपए से कमा लिए वो अनएंड नहीं रहा बल्कि अर्न हो गया। तो अनएंड सर्विस इनकम या अनएंड सर्विस फीस अब वो अनएंड नहीं रही, 75,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी और सर्विस इनकम क्रेडिट हो जाएगी या सर्विस फी क्रेडिट हो जाएगी 75,000 रुपए से। सर इसका मतलब अरेंट जब हमने डे 1 पे रिकॉर्ड किया था और क्रेडिट किया था तो इसकी जो लाइबिलिटी की नेचर है, तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी नेचर। यानी आप जब एडवांस में पैसे ले रहे हैं आपको उसके अगेंस्ट सर्विस देनी है तो उसकी नेचर है लाइबिलिटी की। सर इस दिन जब मैंने ये एंट्री पास कर दी तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, और सर जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। और सर ये है मेरी इनकम, तो इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब ईयर एंड पे जब मैं एडजस्टमेंट पास करूंगा तो इसको प्रॉफिट और लॉस में ले जाऊंगा और बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी आ रही होगी वो अब आएगी 25,000 रुपए। यानी जब मैंने 1 अप्रैल को रिकॉर्ड की थी लाख रुपए से, अब वो 75,000 रुपए से कम हो गई, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अब 25,000 रुपए आएगी। सर केस नंबर 2, इसमें एग्जामिनर कह रहा है अर्नेड इनकम है 20,000 रुपए। यानी ऊपर वो कह रहा था कि अमाउंट जो आपने एडवांस में रिसीव किए वो 1 लाख रुपए, और नीचे वो कह रहा है कि अर्नेड इनकम है 20,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि अब अर्नेड इनकम 20 है तो बाकी रिमेनिंग क्या होगी, रिमेनिंग मैंने अर्न कर ली होगी। दिसंबर 31 को मेरी एडजस्टमेंट पास होगी, अर्नेड सर्विस फी डेबिट 80,000 रुपए से और सर्विस इनकम क्रेडिट 80,000 रुपीज से। और सर जो मैंने कमा लिया वो पोर्शन पीएनएल में चला जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर इस बार 20,000 रुपए से बैलेंस आएगा, क्योंकि लाख में से 80 में कमा चुका। आई रिपीट, हर इस इंडिविजुअल को हम अलग अलग देख रहे हैं तो आप प्लीज इसको मिक्स ना कीजिएगा। केस नंबर 3, वो कह रहा है अर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 रुपए, यानी जितना अर्न है वो अब कितना रह गया, टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 रुपीज रह गया। तो जो खत्म हो गया वो मैंने कमा लिया, तो जो अर्न रह गया है वो 15,000 है, यानी जो खत्म हो गया जो मैं कमा चुका वो है 85,000, और मेरी सर्विस इनकम है या सर्विस फी है वो है 85,000 रुपीज, और ये पीएनएल में चली जाएगी और बैलेंस शीट में अब की बार जाएगा 15,000 रुपए। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, और अगर किसी को ऐसा हो कि वो उसको समझ आ रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो केस नंबर 4 में वो कह रहा है इनकम अर्न है 25,000 रुपए, खुद अपनी जबान से बता रहा है कि जो मैंने कमाया है वो 25 है। तो अगेन आसान वाला काम मैंने पहले कर दिया, सर्विस इनकम क्रेडिट कर दी 25,000 रुपए से, और जो इनकम अर्न हो गई यानी जो अनएंड पोर्शन है वो डेबिट हो जाएगा, अनएंड सर्विस फी 25,000 रुपए से, ये पीएनएल में जाएगी और बैलेंस शीट के अंदर अब की बार हम 75,000 का बैलेंस छोड़ देंगे। नॉर्मली एग्जामिनर ये एंट्री आपको बना के देता है, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आ रहा होता है और ये एडजस्टमेंट डेटा गिवन होता है और आप एडजस्टमेंट पास करते हैं। सर आज की हमारी जो सेकंड वीडियो है वो है अक्रूवल्स, लेकिन ये हम आखिरी में करेंगे। पहले हम बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन देख रहे हैं कि ये एग्जाम में कैसे टेस्ट हो सकता है। सर बैड डेट्स की एंट्री वही है, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो बचपन से बनाते आ रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो सर इसकी एक एंट्री बनती है जो हम देखते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट या प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, सिंपल एक बैलेंस दिया होता है, एक आसान सी एडजस्टमेंट होती है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो उसमें कवर हो जाएगा। ये जो एक्सपेंस आएगा इसको हम पीएनएल में लेके जाएंगे, और अज्यूमिंग लेट्स से मेरा ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा था 2 लाख रुपए और एग्जामिनर ने कहा कि बैडेड हो गया उसमें से 5%,
तो या प्रोविजन आप बना लें 5%, तो सर मैं सिंपल एंट्री पास करूँगा 2 लाख का 5% बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 5,000 रुपये से 10,000 रुपये से, और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट 10,000 रुपये से। सर ये वाला एरिया मैं अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा और ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। सर ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? बैलेंस शीट में अब मेरा अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख रुपए आ रहा होगा और मैं नीचे उसके ऐसे माइनस करके दिखाऊंगा लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट विच इज 10,000 रुपीज। और सर मेरी बैलेंस शीट में अब रिसीवेबल 1,90,000 रुपये आएगा। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं बता दूं कि बैड डेट क्या होता है। डेट यानी जो मुझे पैसे लेने हैं किसी से, जो मैंने उधार दिया था। बैड यानी वो खराब हो गया, यानी वो पैसा जब इसकी जो इसके आने की उम्मीद अब कम रह गई है। तो तीसरा जो हम आज देखने जा रहे थे वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपसे टेस्ट की जा सकती है। और सर डेप्रिसिएशन कोई सवाल आमतौर पे ऐसा नहीं होता जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल हो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट ना हो। इसकी बहुत सिंपल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशन रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इस पर एक अलग से टॉपिक है पूरा, और वो आपको पार्ट 1 और सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या पार्ट 2 में हैं या बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट हैं तो जो सेपरेट टॉपिक है वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज आप सिंपली एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट के अंदर, जो नॉर्मली आप में से बहुत से लोग आराम से जानते भी होंगे कि सर अगर एग्जामिनर कह रहा है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली वो इस तरीके से दिखता है एडजस्टमेंट के, और ये अप्लाई होता है फिक्स एसेट्स पे। सर इसकी नेचर क्या होती है और ये होता क्यों है, इस पर हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। अगर किसी को पूछना हो कि सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन तो लाजमी पूछिएगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग ये पार्ट 2 के लिए ज़्यादा फोकस वीडियो है तो इसमें मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सिंपल एग्जामिनर आपसे यूँ एडजस्टमेंट का डेटा दे देता है कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 10%। और इस तो जब इसकी अब लेट्स इसकी कॉस्ट गिवन है 1,00,000 रुपए, 10% बनता है 10,000 रुपए और वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सर एंट्री बन जाएगी हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 रुपए और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 रुपए। और सर ये भी बैलेंस शीट के अंदर, ये पीएनएल के अंदर जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर ये जाएगा और ऐसे ही शो होगा जैसे अभी मैंने रिसीवेबल किया था। फर्नीचर 1,00,000 रुपए आ रहा होगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा होगा 10,000 रुपये और बैलेंस शीट के पेज पे 90,000 रुपये से मेरा फर्नीचर शो होगा, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो शायद इसको समझ ना आया हो तो वो प्लीज़ मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा सर, आज की वीडियो की हमारी जो चौथी एडजस्टमेंट है वो है अक्रूवल्स की। सर व्हाट इज़ अक्रूवल? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो किस्म की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस और एक होती है अक्रूवल बेसिस। सर कैश बेसिस अकाउंटिंग ये होती है कि मैं अपनी इनकम या एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करूंगा जब मेरी जेब में पैसा आ जाए या मेरी जेब से पैसा चला जाए। इन केस ऑफ अक्रूवल मैं अपनी इनकम तब बुक करता हूँ जब मैं इसको अर्न कर लूँ और एक्सपेंस को तब बुक करता हूँ जब मैं इसको इनकर कर लूँ। सर ये दोनों बातें मुझे नहीं समझ आई, आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ। कैश बेसिस के अंदर तो यही है कि आपकी जेब में जब पैसा आया, किसी भी सर्विस के अंदर हो, आप कहेंगे मेरी कमाई हो गई, और एक्सपेंस का मतलब जब पैसा जेब से जाए तो आप कहेंगे कि मेरा एक्सपेंस हो गया। यानी कैश का इनफ्लो और यहाँ कैश का आउटफ्लो देखा जाता है। सर इन केस ऑफ अक्रूवल हम ऐसे देखते हैं कि लेट्स से के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल लेते हैं। सर के इलेक्ट्रिक अज्यूम करें कि महीना है जनवरी का, राइट। जनवरी के पूरे महीने में आपने बिजली इस्तेमाल की। सर आपने बिजली इस्तेमाल की और जो उसने आपको बिलिंग की है के इलेक्ट्रिक ने, वो की है फरवरी में। ऐसा ही होता है भाई, फरवरी में के इलेक्ट्रिक ने आपको उठा के घर पे बिल भेज दिया और आपने देखा है ये कितना आ गया। अब ये जो जनवरी की बिलिंग है जो फरवरी में हो रही है, के इलेक्ट्रिक के लिए ये इनकम है और सर मेरे लिए ये एक्सपेंस है। क्या ख्याल है? यस सर, इसका मुंह तरिया है और इसका मुंह खुशी से
फूले नहीं समा रहा। अच्छा जी, तो सर के इलेक्ट्रिक के लिए इनकम है, क्या के इलेक्ट्रिक के पास जेब में पैसे आ गए? नहीं, फरवरी में आएंगे, हो सकता है कोई डिफॉल्ट करे, मार्च में आएंगे, अप्रैल में आएंगे, लेकिन के इलेक्ट्रिक अपनी जनवरी के अकाउंट्स के अंदर इसको कहेगा रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी इनकम क्रेडिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। सर के इलेक्ट्रिक ने जो अपनी इनकम बुक कर ली बगैर पैसे रिसीव हुए, दिस इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे, मैंने पेमेंट तो फरवरी में कर दी है, लेकिन अगर मैं अपने जनवरी के अकाउंट्स क्लोज करूं और अक्रूवल बेसिस में यूज करूं, और हमारे कोर्स में अक्रूवल बेसिस यूज होती है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्रेडिट या यूटिलिटी बिल पेबल क्रेडिट। सर ये पेमेंट हालांकि मैंने फरवरी में करनी है, मगर जनवरी के अकाउंट्स में ये मेरा रिसीवेबल और पेबल एक्सपेंस और इनकम बुक हो जाएगा। सर अब एग्जाम में ये कैसे टेस्ट हो सकता है, तो पहले तो आप ये देख लें कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, फिर हम देखते हैं एग्जाम में ये कैसे टेस्ट होता है। सर इनकम के केस में हमेशा मेरी एंट्री बनेगी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। सर अब वो चाहे इसके आगे फीस लगा हुआ हो, चाहे इसके आगे सर्विस लगा हुआ हो, कुछ भी लगा हुआ हो, ये बस ऐसे ही रिकॉर्ड होनी है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। चलें जी। सर इन केस ऑफ एक्सपेंस मेरी एंट्री हमेशा लाजमी यही बनेगी, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। सर अब चाहे किसी भी नेचर का एक्सपेंस हो, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे जेनिटोरियल हो, राजन कंपनी, कुछ भी हो, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। सर एग्जाम में डेटा कैसे गिवन होता है, तो इसमें ऐसे गिवन होता है कि नॉर्मली लेट से जनवरी से लेकर दिसंबर हमारा ईयर एंड है, 12 महीने का, फाइन, 12 मंथ्स, और उसने आपको ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट दी है। पूरे साल उसने कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड किए होंगे, लेट से रेंट एक्सपेंस आ रहा था, 11 महीने उसने बुक कर लिया है और एक्सपेंस आ रहा था लेट से 6,000 एक महीने का एक्सपेंस है, 66,000 रुपीज। अब उसने आपको एक एडजस्टिंग डेटा दिया और उसने कहा रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ₹6,000। तो सर ये आउटस्टैंडिंग कह लो, अक्रूवल कह लो या अक्रूड कह देता, इसका एक ही मतलब है। और अब आप एंट्री पास करते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट बाय 6,000 रुपीज और रेंट पेएबल क्रेडिट बाय 6,000 रुपीज। और सर अब मेरी प्रॉफिट और लॉस में कितनी अमाउंट जाती है? सर प्रॉफिट और लॉस में जाती है रेंट एक्सपेंस के नाम पे 72,000, क्योंकि पूरे साल का खर्चा कितना है जनाब, 72,000। 66 ट्रायल बैलेंस में था, 6 आपने अभी एडजस्टमेंट पास की, और बैलेंस शीट पे जाता रेंट पेएबल 6,000 रुपए से। सर अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट पेएबल भी कुछ गिवन होता, लेट से आपने कोई 11 महीनों में से 3 महीने की पेमेंट नहीं की और पेएबल आ रहा था 18,000 रुपए, तो सर अब ये 6 नहीं 24,000 रुपए आएगा, 18 + 6 24। सर इस तरीके से इसकी एंट्री पास होती है। सर अगर एग्जामिनर इस और भी तरीकों से दे सकता है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। सिमिलरली इनकम के लिए भी वो आपसे कह सकता है एडजस्टमेंट के अंदर एक एडजस्टमेंट आपको दे दे कि लेट से वो आपसे कह दे कि सर्विस इनकम आउटस्टैंडिंग, सिंपल ये डेटा दे दे रुपीज, ये अक्रूड 1,20,000 रुपए। आपने सिंपल ये एंट्री पास कर दी है कि आपने, इसका मतलब ये है कि आपने अर्न कर ली है मगर आपको रिसीव नहीं हुई, तो आप एंट्री बनाएंगे सर्विस इनकम डेबिट, सर्विस फी डेबिट, रिसीवेबल, सर्विस फी रिसीवेबल डेबिट बाय 1,20,000 रुपए और सर्विस फी इनकम या सर्विस फी नॉर्मल क्रेडिट 1,20,000 रुपए। सर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि और कैसे एग्जामिनर हमसे इस पे पूछ सकता है, और फिर इंशाल्लाह हम मजीद एडजस्टमेंट्स भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच।